बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। बागवान साथियों, फेसबुक लाइव के माध्यम से बागवानी की बातों में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे थे, मैंने कुछ एक कंपनी के डॉक्टर ऑर्चर्ड के उत्पाद आप लोगों को दिखाए, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक मैनवन में डॉक्टर ऑर्चर्ड का के मैक्स एनर्जी और फॉस प्लस। एक बार मैं आपको यहाँ का अपना ये ऑर्चर्ड दिखाना चाहूँगा। इसमें खाद डालने के बाद प्रॉपर मल्चिंग हो चुकी है, क्योंकि जैसा ही आप सभी लोगों को पता है कि इतना अच्छा मॉइस्चर है नहीं, सर्दी इतनी अच्छी बरसी नहीं और बहुत ज़्यादा घास भी उग जाता है, तो उसके लिए मल्चिंग सबसे अच्छा साधन है। और आप देखेंगे कि जो हमारा सूखा घास था उसको हमने अच्छे तरीके से तौलिए में प्रॉपर कवर कर दिया है। इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा, एक तो मॉइस्चर रहेगा, दूसरा जो भी खरपतवार है वो नहीं उगेंगे, और जो सारी आपने खाद वगैरह डाली है वो आपके प्लांट को उपलब्ध होगी। जो ये ऑर्चर्ड है मेरा, ये लगभग 2 बीघा कुछ बिस्वे का एक ब्लॉक, तो इसमें जो 1 बीघा का एरिया है वो डॉक्टर ऑर्चर्ड ने एक डेमो ऑर्चर्ड के लिए लिया है, जिसमें हम सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल न्यूट्रिशन सारा मैनेज करेंगे डॉक्टर ऑर्चर्ड का। ऊपर हमारी अपनी प्रैक्टिस रहेगी, नीचे सारा मैनेजमेंट होगी। और सबसे महत्वपूर्ण इस कंपनी का और इस प्रोडक्ट में आपको फॉस्फोरस, पोटाश और 12, 11, 18
जो हम कॉम्प्लेक्स के रूम में जिसको जानते हैं, ये जो सारी प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है सारे। और इसको हमने एक डेमो ऑर्चर्ड के रूप में डॉक्टर ऑर्चर्ड को दिया, 1 बीघा का हिस्सा। इसमें लगभग हमारे फलदार पौधे 25-26 हमने इनको दिए हैं। तो हम आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स को देखेंगे कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, फ्रूट साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रूट क्वालिटी में कितना सुधार रहता है। कंपैरिजन के लिए हमने ये जो साथ वाला हाफ ऑर्चर्ड है इसको हमने अपनी प्रैक्टिस पे मैंने रखा है, जिसमें मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो आधा ऑर्चर्ड है हमारा वो 100% ऑर्गेनिक पे है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता कि मेरी रजिस्ट्रेशन भी नेचुरल फार्मिंग में हो चुकी है, मैं सर्टिफाइड फार्मर हूँ। और उसमें हम कुछ भाग नेचुरल फार्मिंग पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कर रहे हैं, और सेकेंडरी हम केमिकल का भी एक भाग रख रहे हैं। तो हम उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम मैनेजमेंट करें अपने नेक्स्ट ईयर की रिटर्न ब्लूम के लिए, फ्रूट क्वालिटी में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्हीं सभी के रिजल्ट्स नेक्स्ट लाइव में जब हमारी फ्रूट डेवलपमेंट होगी, उसके बाद फ्रूट को हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में क्या चीज़ें डालेंगे। मंजीत चतांटा जी का क्वेश्चन है कि 12, 11, 18 NPK है या कुछ क्लियर करें। 12, 11, 18 NPK है, नाइट्रोजन, सुपर और पोटाश। 12% नाइट्रोजन, 11% सुपर, 18% पोटाश। NPK सॉरी 11% फॉस्फोरस है, 18%। तो जो ये NPK है हमारा, ये अभी आपको पता है कि हमारा पिंक बड ऑलमोस्ट आने वाला है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिख रहा है। और जब तक इसकी उपलब्धता होगी सेल डिवीज़न से लेकर सेल जब हमारी फ्रूट सेटिंग तक का समय आएगा, तब तक ये अपटेकिंग शुरू कर देगा प्लांट। और कंपनी जो क्लेम करती है वो ये बताती है कि ये स्लो रिलीज है। तो जब अगर ये स्लो रिलीज है तो काफ़ी समय तक ये उपलब्धता कराती रहेगी, इवन पूरे साल तक। तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर ये सारे, वैसे मैं इसको पहले भी लास्ट ईयर भी मैं सारे अपने ऑर्चर्ड में डाल चुका हूँ और बहुत बढ़िया रिजल्ट थे, मगर प्रॉपर तरीके से नहीं था। उसको मैंने बीच बीच में डाला था, मैंने 12, 11, 18 नहीं डाला, मैंने सुपर और पोटाश इसका डाला था क्योंकि ऑर्गेनिक था। क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो हमारी उपजाऊ क्षमता है रसायनों से, रसायन हम लगभग 80 के दशक से डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी सॉइल का स्ट्रक्चर हमारा खराब हुआ है। तो उसको दोबारा से इनरिच करने के लिए हमारे को नेचुरल और ऑर्गेनिक वे कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा, खास तौर पर सॉइल मैनेजमेंट के लिए। जो मेरी अभी सॉइल की रिपोर्ट्स थी उसमें मेरा सुपर और पोटाश बहुत हायर साइड पे चला गया है, जिससे हमारे बोरॉन, सल्फर और नाइट्रोजन डाउन आ गया है। पीएच हमारा ओके, ऑर्गेनिक कार्बन ओके, हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी हमारी बिल्कुल सही है। मेरा जो एवरेजन पीएच है पूरी सॉइल का लगभग 6-7 जगह का, जो मेरे अलग अलग एलिवेशन में ऑर्चर्ड है, तो वो लगभग 6.5 से 6.25 के आसपास है, जो कि सबसे बहुत अच्छी बात है। जब आपने पीएच मेंटेन कर दिया, अब इसके बाद हमारे को सॉइल इनरिच करनी है। और इसके अलावा हम अपने बगीचे में गोबर भी, जो हमारे अपने गाय का गोबर है, उसको भी हम प्रचुर मात्रा में डाल रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपने सॉइल स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि नेचुरल या ऑर्गेनिक तरीके के अलावा कोई ऐसी केमिकल मौजूद है जो हमारे सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा। जो हमारी फॉलियर मैनेजमेंट है वो हमारी अपनी रहेगी,
उसमें जो हमारा नेचुरल तरीके वाला ऑर्चर्ड है उसमें हम नेचुरल वे में फॉलियर एप्लीकेशन करेंगे, और जो अदर है हमारा उसमें हमारा केमिकल ही रहेगा। मगर हमारी ये कोशिश है कि हम किसी तरीके से केमिकल पर जो हमारा बर्डन है, आप देखेंगे कि दाम बहुत ऊंचे हो चुके हैं खादों के, तो और कैसे हम उसको डाउन कर सकते हैं। तो उसको डाउन करने के लिए हमारे को सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आगे हमारे को लीफ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो लगभग 15 जुलाई के आसपास हमारे को लीफ सैंपल लेने पड़ेंगे। तो जब हम ये सारी रिपोर्टिंग करेंगे उसके बाद हम जो ज़रूरत है हमारे को, हम उसी हिसाब से सॉइल में एप्लीकेशन डालेंगे। और जो हमारा सुपर और पोटाश या अदर न्यूट्रिशन है वो फिक्स हो चुकी है सॉइल में। इसके बाद शायद आने वाले कल में या आज शाम तक मैं आपको एक लाइव फिर से बनाऊंगा जिसमें हम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में आपको बताएंगे। उसके लिए कल्चर कैसे तैयार करते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने वो ऑर्डर किया है सामान, अगर मुझे आज मिलता है तो मैं आज आप लोगों के मध्य उपस्थित होऊंगा। अरुण रांटा जी, क्या मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है? तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे अपनी डिपेंडेंसी कम करें केमिकल फर्टिलाइजर्स पे। तो जो ये लाइव सेशन आज मैं करूंगा उसमें हम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे हम इसका कल्चर तैयार कर सकते हैं और कैसे ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसके लिए हमारे को किन चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे गौमूत्र है, गोबर है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, सुपर मोबिलाइजिंग, नाइट्रोजन मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, हम क्या क्या कल्चर, गुड़ है, बेसन है, कैसे हम उस कल्चर को तैयार करेंगे, उसको भी मैं आप लोगों से आज साझा करूंगा। और पूरे ऑर्चर्ड में मेरी जो न्यूट्रिशन की फिक्सेशन हो चुकी है, अपटेकिंग नहीं कर पा रहा है प्लांट, हमारा सब कुछ ठीक है मगर एक्स्ट्रा है। आप हैरान होगे, मेरी सॉइल में सुपर और पोटाश इतनी मात्रा में, या अदर न्यूट्रिशन चाहे आपका जिंक है, दूसरी अन्य चीजें है, मैग्नीशियम है, वो इतनी मात्रा में कि अगर मैं आने वाले 5 से 7 साल भी कुछ भी नहीं डालूंगा अपनी सॉइल में फिर भी बहुत है। उसके बाद उसको अपटेकिंग के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसको भी मैं आपसे साझा करूंगा। मगर अभी की जो लाइव सेशन था वो मेरा ये था कि अभी जो ये हमारा 1 बीघा का ऑर्चर्ड डॉक्टर ऑर्चर्ड ने एक डेमो ऑर्चर्ड के रूप में लिया है, उसमें टोटल पोस्ट हार्वेस्ट तक की जो मैनेजमेंट है वो डॉक्टर ऑर्चर्ड कर रहा है और लगभग 25 से 26 प्लांट है। फ्रूटिंग पर जब भी आप लोग किसान भाई विजिट पे आएंगे ऑर्चर्ड की, तब मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि कितना फर्क है हमारी प्रैक्टिस में और इनके प्रोडक्ट में, क्योंकि ऑर्गेनिक वे में और केमिकल वे में कैसे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, सभी का फोकस कहीं ना कहीं नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी हेल्थ के इश्यूज, हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज या हमारी सॉइल स्ट्रक्चर जो खराब हो रहा है उसको लेके सारी सरकारें चिंतित है। तो कहीं ना कहीं हमारे को अडॉप्ट करना पड़ेगा। 100% ऑर्गेनिक तो नहीं कहेंगे हम, मगर कहीं ना कहीं हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करें जिसके रेजिड्यूल इफेक्ट कम है। लगभग 70 से 80% अगर हम नेचुरल या ऑर्गेनिक वे में बागवानी करने के में कामयाब होते हैं और 20 से 30% का ही हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे नीड बेस, तो कहीं ना कहीं हमारे को हमारी फसल का भी उचित मूल्य मिलेगा और हमारा सॉइल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा और हमारे पॉकेट के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है
लागत जो खर्चा ज़्यादा आ रहा है ऑर्चर्ड के मैनेजमेंट का, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो बागवान साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आपका अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग, नेगेटिव थॉट के लोग, जिनको ये लगता है कि अगर हम कोई खाद डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी की प्रमोशन से जोड़ी जाती है। बागवान साथियों, मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, हजारों ऐसे फार्मर, मुझे नहीं लगता कि 99% ऐसे फार्मर होंगे जो हमारे जैसे फार्मर को फॉलो अप करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में आप लोग क्या डालते हैं, क्या खाद में डालते हैं, क्या आप स्प्रे करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कौन सी चीज डालें और उसको कैसे आप तक पहुंचाएंगे, लाइव के माध्यम से उसके रिजल्ट भी आपको दिखाए। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे तो आम जनता तक कैसे ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी या उसके परिणाम हर फार्मर तक, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हर लोग नहीं कर सकते और कंपनी हर फार्मर तक नहीं आ सकती। तो ये अच्छा माध्यम होता है। हमने कहा कि ये डेमो ऑर्चर्ड है और आप देख रहे होंगे सुमिटोमो ने ट्रायल लगाए हैं हमारे माइक्रोराइजा के, पीजीआर के लग रहे हैं और एफएमसी के हमारे यहाँ लगे हैं। अलग अलग कंपनियां जितनी भी है सब हमारे ऑर्चर्ड में कहीं ना कहीं ट्रायल लगाती है, चाहे वो टाटा है चाहे वो दूसरी कंपनीज है। तो हम ये कोशिश, आईसीएल के ट्रायल हमारे पास लगते हैं, तो हम एक आप लोगों से ये साझा करते कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं और डेफिनेटली जो चीज हम शेयर करते हैं उसके आप लोगों को भी बेहतर रिजल्ट होने। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम इन चीजों को क्यों सोशल मीडिया के माध्यम से लाते हैं। मैं आपको आज भी बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी जब ट्रायल लगाती है, या वो एक पैकेट देती है या वो आपके 15-20 पौधों को अडॉप्ट करती है जिसमें वो ट्रायल लगाती है, सबसे बड़ा ट्रायल सॉइल मैनेजमेंट का लगता है किसी भी कंपनी का, फॉलियर का नहीं लगता, क्योंकि 1 और 2 ड्रम का ट्रायल आपको दिया जाता है, 1-2 पैकेट या 1-2 ड्रम की दवाई जो निःशुल्क दी जाती है। सॉइल मैनेजमेंट इसलिए प्रॉपर किया जाता है क्योंकि इसमें अभी की मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और पूरा स्ट्रक्चर किया जाता है। उसके बाद हम सॉइल टेस्ट भी अलग करेंगे, जिसमें डॉक्टर ऑर्चर्ड ने ये ट्रायल लगाया है उसका सॉइल टेस्ट सैंपल भी हम अलग लेंगे और दूसरे का भी लेंगे कि कितना फर्क आया, क्योंकि इस साल की न्यूट्रल जो भी रिपोर्ट है पूरे ऑर्चर्ड की वो तो हमारे पास है। अगली बार जब हम सॉइल टेस्ट करेंगे उसमें ये देखेंगे कि कितना फर्क आया, कितना अपटेकिंग की प्रॉब्लम हमारी सुलझी है। बागवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जिस दिन आपने सॉइल टेस्टिंग और लीफ टेस्टिंग प्रॉपर कर दी उस दिन आपके खाद पर का बर्डन मेरे हिसाब से 70% कम हो जाएगा। खर्चा 60 to 70% डेफिनेटली होगा, क्योंकि सुपर और पोटाश हमारे सभी के ऑर्चर्ड में एक्सेस है। प्रॉब्लम यह है कि वो फिक्स है सॉइल में, उसको मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया दे के हमने अपटेक करवाना है। और जो ये कल्चर होता है उसको आप घर में तैयार कर सकते हैं, एक बार खरीदने की आवश्यकता है, उसके बाद वो प्रॉपर चलेगा। आपके रूट रोड की प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल और एक्सेस फर्टिलाइजर से भी आपको दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे को बैलेंस न्यूट्रिशन की ओर जाना पड़ेगा जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहे। और एक उसमें मैं आपको आपके अपने ऑर्चर्ड की कैनोपी मैनेजमेंट और प्रूनिंग प्रैक्टिस भी दिखाना चाहूंगा। ये हमारा जड़ों में तैयार पॉलिनेशन, ये ग्रैनी स्मिथ का पौधा है, इसको आप देखेंगे, इसको हमने बाहर की ओर घुमा दिया है कट करके, और ये यहाँ से नीचे लोअर पार्ट में पॉलिनेशन करता है हमारे। ये मेरा स्पर का ऑर्चर्ड है, थोड़े से प्लांट इसमें रॉयल के हैं, कुछ ज्यादातर स्पर है। तो जो
ये हमारी लैंड है यहाँ की, ये हमारे क्यार है यहाँ के। यहाँ पहले लाल चावल उगता था, बहुत ही शानदार। लगभग 1996-97 में हमने यहाँ प्लांटेशन करी थी इस ऑर्चर्ड में, इस ऑर्चर्ड को लगाया था। तो 97 में 98 में हमने यहाँ कुछ आधे आधे भाग में 2 शिफ्ट में लगाया था, तो उसमें ग्राफ्टिंग करी थी। तो जो यहाँ पर टोटल प्लांटेशन है हमारी, वो छोटे पौधे और बड़े पौधों में लगभग 80 के करीब, 80-82 के करीब प्लांट्स लगे, क्योंकि इस पर थोड़े नज़दीक लगे। जो फलदार हमारा यहाँ बड़ा पौधा है जिसमें पूरी क्रॉप आती है, वो 37-38 के आसपास है। और यहाँ पर जो आप स्पर के पौधों का साइज भी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जो ये आपका प्लांट है, ये स्पर का पौधा है हमारे, पूरा पौधा, और उसमें 15 से 17 बॉक्स या इससे ऊपर तक इस प्लांट में होते हैं। और जो ये आपके ये वाले प्लांट है, ये भी हमारे स्पर के है। ये वाले पौधे, ये वाला प्लांट भी हमारा स्पर का है, और बहुत ह्यूज है, बहुत बड़े प्लांट है हमारे यहाँ पे स्पर के। और जो थोड़े से ये प्लांट है, ये हमारे रॉयल के प्लांट है। 1 साल पहले ये लगे थे और 1 साल बाद हमारा ये ऑर्चर्ड लगा है। ये ग्रैनी स्मिथ यूएसए। तो बागवान साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लाइव या आज शाम तक या कल सुबह मॉर्निंग में आपके बीच आऊँगा, जिसमें हम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को करके कल्चर तैयार करेंगे। गौमूत्र, गुड़ और बेसन से उसकी फीडिंग करवाएंगे, और कैसे वो तैयार किया जाता है, कैसे आप इसको अप्लाई करें लिक्विड फॉर्म में, और वो क्या क्या आपकी हेल्प करता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।